हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड देखने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज उनके हम फर्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। और आज का वीडियो जनरली मैं इंट्रोडक्टिव ही बना रहा हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन मतलब प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जनरली एसिड बेस का इंट्रोडक्शंस देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फर्दर आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये चैप्टर का नाम है एसिड्स बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसिड्स के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर को आपने 7 क्लास में भी पढ़ा होगा कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। बट उस टाइम जब हम उसको डिफ़ाइन कर रहे होंगे तो उस समय हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बिकॉज क्योंकि अब जो है ना, अब जो इसका जो डेफिनेशन है उसको एडवांस्ड कर दिया गया है, क्योंकि इसका डेफिनेशन को कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने भी आकर के दिया, ठीक है। उसके बाद किसी एक का कॉन्सेप्ट जो हमको इसमें पढ़ना है, जनरली 2-3 आ करके दिए थे, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन था बट थ्योरी नहीं दे पाए थे वो, ठीक है। तो उनका लिमिटेशंस रह गया कुछ। तो अभी इस 10th क्लास में हमें पढ़ना है, जनरली जो डेफिनेशन हमारा बनता है वो अरेनियस का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। उनके हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। व्हाट इज़ एसिड्स, आखिर एसिड्स होते क्या हैं, यहाँ पे एक सवाल उठता है। तो अगर हम बात समझे, अगर हम प्रीवियस सेक्शन की अगर हम बात समझे, जो हम लोगों ने जानते थे कि एसिड होता क्या है, तो हम लोगों ने जाना था एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट। सॉर मतलब होता है इसको खट्टा बोलते हैं, और जनरली वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। ये उसका मूल डेफिनेशन या बोल सकते हैं बेसिक डेफिनेशन नहीं है। तो इसके हिसाब से लेटर ऑन जो क्या होता है, अरेनियस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एसिड्स का आखिर में रियल डेफिनेशन क्या है, अगर हम उसकी बात समझे तो देखिएगा, ये इस सब्सटेंस को इस तरीके से जज करके क्लासीफाई किए, इनको इस तरीके से बताएं कि वो बताए थे, क्या वो समझते हैं पहले। तो यहाँ एसिड्स का मतलब क्या होता है, एसिड्स का मतलब उन्होंने बताया, जस्ट मिनट, हाँ, एसिड्स का मतलब उन्होंने बताया कि एसिड्स वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जब उनको पानी में मिक्स किया जाएगा, यानी कि व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर, तो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन। या उसके साथ हम कह सकते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। मतलब एसिड्स वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि वाटर के साथ जब उसको कंबाइन किया जाता है, वाटर के साथ जब उसको कंबाइन किया जाता है तो या तो वो हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और या तो क्या करेंगे, वो हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। इसका सर्टेन डेफिनेशन, सर्टेन थ्योरी और भी दिया गया था कि उसमें बताया गया था कि एसिड्स जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। डोनर कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे लैंग्वेज से, डोनर का मतलब क्या होता है, देने वाला। क्या होता है, देने वाला। मतलब उनके ज़रिए बताया गया था कि एसिड जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। हम, अब प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उनके ज़रिए बताया गया था, और उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस थ्योरी को आपको पढ़ना नहीं है, ये बस आप एज ए नॉलेज के लिए आप जान लो कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि ये प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और हम लोगों ने उसी हिसाब से देखा कि प्रोटॉन डोनर में देख मतलब क्या, कि जब भी कुछ चीज़, कोई भी चीज़, इलेक्ट्रॉन कोई भी डोनेट कोई करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। ये तो हमें पता है। तो ये सब बातें आप जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो सब में कुछ चीज़ जानना होगा। अभी फ़िलहाल हमें अरेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है कि अरेनियस कॉन्सेप्ट के ज़रिए एसिड को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो एसिड्स को हम इस तरीके से डिफाइन करें, मैंने बताया एसिड्स वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जब क्या करेंगे कि उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन, या उसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन्स भी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोनियम आयन्स को H3O+ कहेंगे, और हाइड्रोजन आयन्स तो आपको पता है कि H+ आयन्स में स्प्लिट करता है, राइट। अब देखिएगा, ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, जब ये क्या होता है कि ये कंबाइन करता है किसके साथ, हाइड्रोजन आयन्स के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन आयन्स तक। मतलब जब हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो जब वो कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन आयन्स क्या करेगा, कंबाइन कर देगा आपका किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बनाता है, वो हाइड्रोनियम आयन्स बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन्स, ठीक है। तो आगे हम आपको वो चीज़ बतलाऊँगा। फिलहाल हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो ये सर्टेन कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जो कि HCl बोलते हैं जिसको, एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जिसको H2SO4 बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4 और कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3। तो ये सब सारे एसिड्स का जो नाम आ रहा है ये आपका मिनरल एसिड्स है। क्या है आपका? मिनरल एसिड्स। हम लोग प्रीवियस सेक्शन में हम 7 क्लास की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स को जनरली 2 सोर्स होता है। मतलब अगर हम बात करें कि एक तो आपका ऑर्गेनिक होता है, एक आपका इनऑर्गेनिक होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन जब हम अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये सर्टेन कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके एसिड्स के। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ के बारे में। अगर हम लोग एसिड्स को क्लासीफाई करना शुरू करें तो ये क्या बोलता है, इसको अलग अलग टाइप के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि पहला अपॉन द सोर्स। सोर्स मतलब कहाँ से वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एसिड्स 2 तरीके के होते हैं। मतलब जहाँ से वो ऑब्टेंड होते हैं उनके बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम वेयर दे ऑब्टेंड, जहाँ से वो ऑब्टेंड हो रहे हैं उनके हिसाब से एसिड्स 2 तरीके के होंगे। एक होगा आपका ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होगा आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब क्या? ऑर्गेनिक मतलब होता है क्या, जो कि नेचुरली ऑक्योरिंग हो। मतलब कहने का मतलब वैसा एसिड्स जो कि प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेंड किया जाएगा, या आप इसको एक वर्ड में ये भी लिख सकते हो इसकी जगह, नेचुरली ऑब्टेंड किया जाएगा या फ्रॉम नेचर ऑब्टेंड किया जाएगा। यानी कि एसिड्स दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, या हम ये भी कह सकते हैं एसिड्स दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे कि घर में हम देखते होंगे नींबू या टमाटर की बात करें, टोमेटो की बात कर ले, एप्पल देख ले, ठीक है, ये सब लेमन देख ले, तो ये सब सारे में एसिड्स मौजूद हैं। या कर्ड की बात करें तो ये सब सारे में क्या हैं, एसिड्स मौजूद हैं। तो उसकी तरीके से अगर हम देखें तो टोमेटो में हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है। ये सब आपका आता है ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये जो सारा एग्जाम्पल जो है ये हमारा है ऑर्गेनिक एसिड्स का। किसका है? ऑर्गेनिक एसिड्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स का ये सब सारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मौजूद होता है, एप्पल में आपका मौजूद होता है मैलिक एसिड, ठीक है, लेमन में आपका मौजूद होता है, या लेमन में तो मैलिक एसिड होता है, इसके साथ साथ साइट्रिक एसिड भी इसमें क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड मौजूद होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम और भी चीज़ समझना चाहें जैसे कि टारटैरिक एसिड जो होते हैं, टामरिंड कहने का मतलब इमली में मौजूद होते हैं, तो इस ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में है। तो जनरली आपको ये सब बस एक नॉलेज के लिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, जनरली आपको जो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है मिनरल एसिड्स के बारे में, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो अब आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स किसको बोलते हैं। तो वैसा एसिड्स जिसको ऑब्टेन किया जाता है मिनरल्स के जरिए, यानी कि इनसाइड द अर्थ क्रस्ट से अगर जिसको ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको? मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि वैसा एसिड्स जिसको ऑब्टेन किया जाता है मिनरल्स से, और मिनरल्स कहाँ, खनिज, मिनरल्स मतलब होता है खनिज पदार्थ, और ये कहाँ मौजूद होते हैं, अर्थ के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। और ये जनरली जो होते हैं ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर हम एक तरीके से ऐसे समझे तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, एसिड्स जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, या आप ये भी कह सकते हो लेस कोरोसिव होता है। अगर ऐसा होता तो अगर हम नींबू या लेमन को अगर हम अपने टंग पे रखते हैं, या वो लेमन जो हम लोग पीते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि वो टंग गल जाना चाहिए, तो नहीं कुछ रिएक्शन हो रहा है, उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लेस कोरोसिव है, मतलब ज़्यादा वो डेंजरस होते नहीं है। बट अगर हम बात करें कि हमारा इनऑर्गेनिक एसिड्स का, जिसको हम लोग मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, तो वो जो होता है क्या, हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब वो सडन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उसमें एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हो, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया H2SO4, ठीक है, या आप इस तरीके से HCl, ये सब सारा आपका क्या चीज़ में आता है, हमारा और इनऑर्गेनिक एसिड्स में, ठीक है। तो ये हमारे एसिड्स को हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू सोर्स, मतलब डिपेंडिंग अपॉन सोर्स कहाँ से वो ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो सोर्स के हिसाब से जहाँ से ऑब्टेंड हो रहे हैं वहाँ से 2 होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। आराम से चीज़ों को समझते हुए चलना है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को उठा रहे हैं। अब जो क्लासिफिकेशन हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ के हिसाब से उनके एसिड्स के टाइप्स को हम लोग देखेंगे, किसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे मेज़र करते हैं। तो इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने अर्हेनियस का डेफिनेशन अभी बताया कि जब एसिड्स को क्या कर रहे हैं कि वाटर में मिक्स कर रहे हैं, क्या चीज़ मिक्स कर रहे हैं,
वाटर में, ठीक है, वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयंस दे रहा है या हाइड्रोनियम आयंस दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम दोनों की बात करें, कभी कभी वो हाइड्रोजन आयंस भी देते हैं और कभी कभी हाइड्रोनियम आयंस भी देते हैं, ठीक है। तो कब वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं, कब वो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं, उसके हिसाब से एसिड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ। तो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है हमारा वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड को बोलेंगे जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाएगा। डिसोसिएट्स मतलब कहने का मतलब स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड्स को बोलेंगे जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस में। मतलब जब इसको वाटर के साथ कंबाइन किया जाएगा तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयंस में क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स की अगर बात करें, अगर हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, तो 100 का 100 मॉलिक्यूल्स अगर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर वो पार्शियली मतलब कि पूरा नहीं स्प्लिट हो पाया, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स दिए, 60 मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, डिसोसिएट किया, बाकी वैसे ही रह गया, तो वो होगा आपका वीक एसिड। क्या बोलेंगे उसको, वीक एसिड, या उसको हम लोग माइल्ड एसिड भी कहेंगे या वीक एसिड, ठीक है, जो भी आप नाम दे दो। तो एग्जाम्पल में आपका आगे दिखेगा, दिस एसिड्स टोटली डिसोसिएट एंड लीव नो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। मैंने बताया कि ये एसिड जो होते हैं ना टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से स्प्लिट कर जाते हैं और इनमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, मतलब एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं बिना डिसोसिएट किए हुए रहते नहीं है, सारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब। अब आते हैं अगर वीक एसिड के बारे में, तो वीक एसिड वैसे एसिड को बोलेंगे जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन आयंस में, ठीक है। ये जनरली अगर हम बात करें, दे आर एक्चुअली एग्जिस्ट द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड आयंस मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स। कहने का मतलब अगर सिंपली लैंग्वेज में समझे कि वैसा एसिड, ठीक है, वैसा एसिड जो कि क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। अगर हम बात करें कि ये वाटर है, वाटर में अगर हम एसिड्स को कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें अगर 60 मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड कहेंगे। मतलब ये कंप्लीटली क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ठीक है। इसमें अब एग्जांपल देख लो, कार्बोनिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका आ रहा है किसके अंदर, वीक एसिड के अंदर आता है, ठीक है, ये वीक एसिड के अंदर आता है कार्बोनिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला आपको तो पता ही है क्या होता है, H2CO3, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा जहाँ जहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ, कि या तो मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्लास किस पे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कितना किस में मौजूद होता है। तो उस हिसाब से एसिड्स को दो टाइप्स में बांटते हैं, एक होता है हमारा डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड। ये आप वर्ड सुनते होंगे, डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आखिर मतलब क्या है तो ये समझेंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है वैसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब द एसिड दैट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट एंड लेस साल्ट कंटेंट, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और साल्ट की मात्रा कम होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। और जनरली डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते ज़्यादा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लिखा हुआ भी है, दे आर नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड की, तो ये ऐसे एसिड होते हैं जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और इसमें ज़्यादा साल्ट मौजूद होते हैं, इसमें ज़्यादा साल्ट का कंटेंट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, अमाउंट ऑफ साल्ट में मिलते हैं कि ज़्यादा रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड। कहने का मतलब कि ये जो एसिड होंगे, इसमें आप एग्जांपल चाहो तो आप दे सकते हैं H2SO4 का, ये कंसनट्रेटेड भी हो सकता है, या इसमें भी आप चाहो तो HCl भी दे सकते हैं, H2SO4 उसमें भी दे दोगे। अगर डाइल्यूट लिखा हुआ कोई एसिड के आगे तो आपका बन गया क्या, डाइल्यूट, मतलब अगर हम लिखें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो एसिड जो होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप अगर जान रहे हो, या सल्फ्यूरिक एसिड तो बताया मैंने कि मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जिसमें क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रहा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट कहने का मतलब वो वीक, मतलब ज़्यादा कोरोसिव नहीं होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो। अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड की, तो इसमें क्या होगा, जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हो सकता है स्किन वगैरह बर्न करने का चांसेस होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स की बात करें, ठीक है, तो इनको यूज़ करते समय सर्टेन प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वन कैन डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग। स्टीरिंग मतलब समझते हैं घोलना। बाय डूइंग सो द हीट रिलीज इज कंपेरेटिवली लेस एंड इज वायलेंट कंस्टेंटली एब्जॉर्ब बाय वाटर, सो इट प्रिवेंट्स द रिएक्शन फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट। अगर किसी भी रिएक्शंस को देखिएगा, अगर हम बात करें कि अगर एक कंसनट्रेटेड एसिड है, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड है, तो वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे कि उसको में अगर हम वाटर या डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड के साथ क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, और घोलते रहेंगे धीरे धीरे। इससे क्या होगा, जो हीट रिलीज़ होगा वो पहले की तुलना में, अगर हम ऐसे डायरेक्टली उसमें मिक्स कर देते तो क्या होता है, ज़्यादा हीट निकलता, और इससे क्या होता कि रिएक्शन अगर हम बोलते हैं वो बहुत वायलेंट हो सकता था, हो सकता है स्किन बर्न भी, अगर उसका ड्रॉपलेट्स अगर स्किन पे गिरता है तो बर्न कर सकता था, ठीक है। लेकिन अगर उस तरीके से हम अगर करते हैं तो क्या होगा, इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मतलब घातक होने से एक कम घातक होना बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर हम उसके बाद समझे, आगे हम देखेंगे, आगे हम बेस के बारे में समझेंगे, तो पहले हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके हम देखते हैं आगे हमको पढ़ना क्या है। तो ये 3 बेसिस पे मैंने एसिड्स को मैंने क्लासीफाई कर दिया, और आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, शायद कुछ और इसमें बचा हुआ है, देख लेते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, नहीं, अब नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब बेस की बात करें तो यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद जब मैं एसिड बेस का इसका थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा, उसके बाद कुछ मैं एक और चीज़ साइड से मैं आपको बताऊंगा, वो आगे है, ठीक है। तो पहले हम बेस पे देखते हैं बेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस ने बताया कि एसिड्स के बारे में, कि जब उनको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो H+ आयंस और H3O+ आयंस में क्या करते हैं, वो स्प्लिट करते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयंस में क्या करते हैं, वो स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बेसिस का भी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब उनको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH आयन मत क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। यानी कि बेसिस आर द सबस्टांस, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिस आर द सबस्टांसेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे वो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, कहने का मतलब OH- में क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लो, तो ऐसा ये काफ़ी सारा बेसिस है। या आप और देख लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सब बेसिस हैं जो कि आपका हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये सब बेसिस को जब स्प्लिट करते हैं, जब मतलब वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है। अब बेसिस को क्लासीफाई करते हैं, तो बेसिस का क्लासिफिकेशन में 1 बाय 1 समझते हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलबिलिटी इन वाटर, ये पानी में किस तरीके से घुलते हैं, तो उसके हिसाब से देखिएगा कि एक है क्या, कि जब क्या होगा, बेसिस सोल्यूबल इन वाटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलीज। क्या बोलते हैं उसको, अल्कलीज। मतलब जब कोई बेसिस पानी में क्या होगा, डिजॉल्व होगा, मतलब सोल्यूब घुल जाएगा कंप्लीटली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलीज। तो यहाँ पे ये एक चीज़ नोट करने वाली बात है, क्या, कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, मतलब सभी जो बेस होंगे वो कम्प्लीटली वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट आ जाएगा एग्जाम में। ये स्टेटमेंट जब मैं 10th का एग्जाम दिया था तो ये मेरे से पूछा गया था कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस, हाउ, एक्सप्लेन, बताना था। एक स्टेटमेंट था 2 नंबर का, में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे समझना है कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, बिकॉज अल्कलीज के हम जानते हैं अल्कलीज क्या होता है, कि अल्कलीज वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि सारा बेसिस जो है वो पानी में डिज़ोल्व ही होगा, है ना। तो कुछ बेसिस जो डिज़ोल्व होते हैं उन्हीं को अल्कलीज कहेंगे, लेकिन सारे अल्कलीज जो हैं वो ज़रूरी मतलब होंगे कि वो बेसिस होंगे। क्यों, क्योंकि बेसिस को ही तो हम अल्कलीज बोले ना, जो पानी में घुला। अब जो पानी में घुला तो सारा अल्कलीज जो होगा वो बेस बन सकता है, लेकिन सारा बेस अल्कलीज नहीं बनेगा, क्योंकि जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होगा वही अल्कलीज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से समझना है कि ऑल बेस मतलब क्या बोलते हैं, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होंगे, बट सारे अल्कलीज जो क्या होगा वो बेस
होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा बेस क्या होगा पानी में डिज़ोल्व भी हो जाए, लेकिन जितना भी अल्कलीज बना है वो क्या होगा डिज़ोल्व करके बना है, यानी कि सारा बेस से बना है तो सारा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो वहाँ पे भी हम देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड था, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में समझे तो वीक बेस को हम लोग माइल्ड बेस भी आप कह सकते हो, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है कि जो कि क्या होगा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट मतलब मैंने अभी बताया स्प्लिट होना, टूटना, खंडित होना। ठीक है, दैट कम्प्लीटली डिसोशिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब वैसे बेस जो कि जब वाटर में जिसको डिजोल्व कर दिया जाए तो कम्प्लीटली क्या होगा वो हाइड्रोक्साइड आयंस में क्या हो जाएगा स्प्लिट कर देगा, मतलब टूट करके वो कम्प्लीटली टूट जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। इसमें भी वही स्टेटमेंट, क्या दिस बेस इज टोटली डिसोशिएट, और इसमें कोई भी मॉलिक्यूल रेसिड्यू नहीं बचेगा। जैसे इसमें भी एग्जांपल ले लें, 100 मॉलिक्यूल ऑफ बेसिस का बात करें अगर हम डिजोल्व करें वाटर में, तो 100 का 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा आपका वो स्प्लिट कर जाएगा। क्या हो जाएगा स्प्लिट कर जाएगा, मतलब उसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। तो जितने भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं, अब इसका एग्जांपल जैसे NO NaOH बोल लो, ठीक है, KOH बोल लो, ठीक है, MgOH2 बोल लो, ये सब सारा आपका क्या है आपका मेटल्स का हाइड्रोक्साइड्स है। ठीक है, अब वीक बेसिस की बात करें, ठीक है, वीक बेसिस की बात करें तो ये वैसा बेस होगा जो कि क्या होगा वाटर में जब इसको डिजोल्व किया जाएगा तो कम्प्लीटली हाइड्रोक्साइड आयंस में स्प्लिट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या समझते हैं आप, एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा आप, या हम बोल सकते हैं कि आप 11th में ये चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, 11th में पढ़ना होगा, या हम बोल सकते हैं कि आप ये इसको आप देखोगे भी कि आप पढ़े होगे क्लास 10 में, तो 9 में तो नहीं, एक प्रेम को मैंने पढ़ाया था क्लास 10 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है समझिएगा कि वो मतलब बिटवीन में जिसको बोलते हैं बीचों बीच में जो हो, बीचों बीच में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, जिसका हम संतुलन बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी वर्ड अगर यूज़ करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया संतुलन हो गया। ठीक है, तो ये वैसे बेसिस जो कि क्या होंगे कि वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे, और क्या करेगा डिजोल्व होकर के पूरा कंप्लीट तरीके से क्या करेगा हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं रिलीज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वीक बेसिस। ठीक है, अब वीक बेसिस में कुछ एग्जांपल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आपका क्या आ गया, ठीक है, CaOH2 होता है ये। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये आपका क्या चीज़ आ गया आपका आपका ये आपका वीक बेसिस का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं और बेस का। तो एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अब जो हम क्लास 7 में जो डेफिनेशन देख रहे थे, क्लास 7 में जो डेफिनेशन देख रहे थे, अब हम लोग वो समझेंगे कि जैसे एसिड्स की बात करें तो एसिड्स आर जनरली सावर इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा लगता है। इनका अगर इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेगी इंडिकेटर्स के प्रेजेंस में क्या होता है, ये लिटमस के प्रेजेंस में अगर हम बोलो लिटमस एक तरह का इंडिकेटर होता है, तो ये ब्लू टू रेड में टर्न करता है, ये कोरोसिव इन नेचर होता है। ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। अभी आगे की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज सिर्फ करते तो एक में फिजिकल केमिकल कंबाइन हो जाता, तो इसको मैंने कंटेंट को अलग अलग पार्ट में कर दिया, फिजिकल को अलग कर दिया और केमिकल को अलग कर दिया। ठीक है, और अब अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की, तो जनरली ये बिटर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं रेड टू ब्लू टर्न करते हैं, और ये दे आर सोपी टू टच। बिटर कहने का मतलब समझते हैं कड़वा तीखा जिसको बोलते हैं, और ये रेड टू ब्लू टर्न कर जाता है। अगर जब ये क्या होते हैं बेसिस जब संपर्क में आता है किसी चीज़ के, तो क्या करता है वो ब्लू से रेड, रेड से ब्लू में क्या करता है वो कन्वर्ट करता है। और सोपी मतलब समझते हैं स्लिपरी बोलते हैं जैसे, जैसे हम लोग अपना साबुन ही देख लें। ठीक है, कितना वो फिसलता है, कितना फिसलता है। अगर देखिएगा नहाते समय कभी उसका झाग अगर माउथ में जाता भी है तो बहुत कड़वा लगता है, बिटर लगता है। तो ये जनरली हम समझ सकते हैं कि बेसिस बिटर होता है, ये रेड टू ब्लू में टर्न करता है। ठीक है, और क्या करता है ये सोपी टू टच होता है, मतलब सोपी होता है, स्लिपरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ जो मैं बोल रहा था बताने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे एसिड्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हम एसिड्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बेस ले रहे हैं। ठीक है, अब समझना मेरे बात को कि मैंने बताया क्या कि जैसे कि अगर कोई एसिड्स, ठीक है, एसिड्स में हम लोग जाने कि जब वो वाटर के साथ डिजोल्व होंगे तो क्या बनाता है आपका हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे देखना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एक एसिड लिया H2SO4, और इसको क्या किया कंबाइन किया वाटर के साथ,
तो जब वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका इस तरीके से टूटता है H+, ठीक है, H+, और ये आपका बोल सकते हो, नहीं H+ हो गया और आपका SO- में, ठीक है, सल्फेट माइनस में टूटेगा, इस तरीके से स्प्लिट करेगा। उसके बाद अगर हम कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो उसमें भी आप देख सकते हो, अगर हम मान लो कि लेते हैं किसका, ले लो मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इसको अगर हम वाटर में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये भी आपका H+ और Cl- में स्प्लिट करेगा। फिर अगर हम नाइट्रिक एसिड की अगर इसी तरीके से ले लें तो ये अगर वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो क्या करेगा, ये भी आपका H+ और NO3- में स्प्लिट होगा। इस तरीके से और भी अगर आप चाहो तो और भी एग्जांपल अगर ले लो, जैसे मान लो अगर एक H2CO3 कार्बोनिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको क्या करेंगे कि वाटर के साथ डिसोशिएट करेंगे, ठीक है, वाटर के साथ डिसोशिएट करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका H+ और CO3- में क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। तो ये आपका एसिड्स का चीज़ हुआ, क्या हुआ, एसिड्स का चीज़। उसी तरीके से मैं कुछ और एग्जांपल दिखा दूँ आपको बेसिस का। बेसिस में मैंने आपको एक चीज़ बताया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात आपको समझना है थोड़ा सा ये भी, कि जब वाटर भी तो सर स्प्लिट करता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो वो H+ और OH- में तो स्प्लिट करता है, ये भी सवाल एक बनता है। तो यहाँ पे भी आप बोल रहे हैं ये H+ में टूट ही रहा है, और तो उसी तरीके से यहाँ पे समझना वाटर में क्या होता है कि जब ये टूटते हैं ना, तो ये मान लो अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आयन जो टूटते हैं H+, ये भी आपका 100 होता है और ये भी आपका 100 होता है, और ये मिल करके एक इक्विलिब्रियम तैयार करता है जिसको हम लोग बोलते हैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। उसी तरीके से बट जब वाटर को क्या करते हैं, एसिड्स में हम क्या बोलते हैं, मिक्स करते हैं, एसिड्स में मिक्स करते हैं, तो ये क्या करता है, इसका हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयंस भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि H का आयंस क्या करता है, वो बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का आयंस बढ़ जाता है। अगर बेस में आएंगे तो आपका हाइड्रोक्साइड का आयंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, हाइड्रोक्साइड का आयंस बढ़ जाएगा। ये माइनस है, ठीक है, प्लस लिखा गया यहाँ पे। तो याद रखिएगा, जब कोई एसिड्स को पानी के साथ मिक्स करते हैं तब क्या होगा कि उसका हाइड्रोजन आयंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और सिमिलरली जब बेस के साथ मिक्स करते हैं तो आपका हाइड्रोक्साइड आयंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम वाटर का सिंपली अगर बात समझे तो वाटर में अगर H2O का मॉलिक्यूल है, अगर मान लेते हैं वो 100 का मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो जब वो स्प्लिट करेगा वाटर तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कि बराबर बराबर में रहेगा। H+ और OH का आयन माइनस का जो कंटेंट जो होगा, यानी कि बोल सकते हैं मॉलिक्यूल जो होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 100 बराबर 100, अगर 100 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है तो। इसीलिए हमारा वाटर जो होता है जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है मेरा बात। अब कुछ अगर बेसिस का उसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बेसिस का आप भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसी तरीके से अगर हम मानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, पानी में मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, आपका टूटेगा Na+ और OH- में। उसी तरीके से अगर हम समझेंगे कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर इसको भी वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो ये K+OH- में टूटेगा। या अगर हम उसी तरीके से अगर MgOH2 को ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये भी आपका टूटेगा Mg2+ और OH- में। तो हर तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जब कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ये हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस में क्या किया, स्प्लिट किया, और जब कोई बेसिस क्या किया, वाटर के साथ कंबाइन किया, तो वो क्या चीज़ में स्प्लिट किया, आपका हाइड्रोक्साइड आयंस में। क्या चीज़ में स्प्लिट किया, हाइड्रोक्साइड आयंस में। मैंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होगा या नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जो होगा वो इंक्रीज करता है, कब, जब वो क्या करता है, वाटर के संपर्क में आता है तब। क्योंकि मैंने बताया एक वाटर में अगर हम बात करें वो भी हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस का या हाइड्रोक्साइड आयंस का बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस का। तो जब इसमें जो कंटेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर का, वो बराबर बराबर होता है। लेकिन जब उनको एसिड या बेस के साथ कंबाइन किया जाता है तो इस केस में अगर वो एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो H+ आयंस बढ़ेगा, अगर वो बेस के साथ कंबाइन करेगा तो OH- आयंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है।
तो ये था ओवरऑल आपका एसिड्स का आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड बेसिस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड बेसिस का कुछ आपका थ्योरी, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर आपको मैंने बताया कि ये जो डेफिनेशन जो बेस्ड है वो किस पे, अरेनियस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अरेनियस के कॉन्सेप्ट पे बेस है आपका एसिड और बेस का, ठीक है। तो इसका इसका मैं स्लाइड भी आपको मैं दे दूंगा व्हाट्सएप पे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, देखिएगा कोई अगर दिक्कत होता है तो पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि अगर साल्ट हो पाएगा थोड़ा लंबा वीडियो अगला बनाएंगे, साल्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे इंडिकेटर्स को भी कंप्लीट अप करेंगे, ताकि अब आपका थोड़ा ये 4 वीडियो के अंदर ये चैप्टर को हम कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर उतना ज़्यादा भी ये नहीं है। इसमें हमें जनरली अगर हम बात करें जिसमें हम इंट्रोडक्शन में देखें, हम लोग आज एसिड्स के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, बेस के बारे में हम लोग पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में और बेस के बारे में पढ़ दिए। अब हमें जो पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा, पीएच जिसको आपका इंडिकेटर्स के हम लोग जो मैंने बताया, और पीएच स्केल जो हो गया, और लास्ट इसमें साल्ट का भी बात करना है। साल्ट यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। एक साल्ट के बारे में पढ़ना होगा, साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये कुछ 4 हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक नया चीज़ है जो आपको, इस सब का तो नाम आपने सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ 12H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ 12H2 वो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हम लोग आगे अपने क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, बाकी की बात हम लोग आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है।